नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षण विधियों के बारे में। साथियों मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया था। आई होप वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगामी समय में रीट पात्रता परीक्षा है सेकंड ग्रेड जो विषय की प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी आप सभी के लिए ये क्लासें बहुत यूजफुल रहेंगी। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें और जब भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखो आप जितने भी वीडियो देखते हो, जितने भी इस क्लास को देख रहे हो, तो आप बताना कि मुझे आपको कैसा लग रहा है, आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर। तो बिल्कुल एक बहुत शानदार मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो, सबके लिए इतना शानदार मैटर मैंने कलेक्शन कर लिया है और निश्चित रूप से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर शिक्षण विधियों से संबंधित सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से और भी शिक्षण विधियों का एक वीडियो डाल दिया था जिसमें शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित आपने वीडियो बनाया था। चलिए बात करते हैं। आज देखिए शिक्षण के स्तर 3 होते हैं साथियों। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। भेद मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। शिक्षण के 3 भेद मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, आप वो वीडियो देख लेना। और साथ में देखो शिक्षण के स्तर है 3। कौन कौन से? देखो एक तो है स्मृति स्तर, एक है बोध स्तर और एक है कौन सा? चिंतन स्तर। देखिए विभिन्न शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने दिया स्मृति स्तर तो दिया किसने भाई? हर्बर्ट ने। और बोध स्तर दिया है मॉरिसन ने और चिंतन स्तर दिया है हंट ने। किसने दिया? हंट ने। अब देखिए इसमें होता क्या है? स्मृति स्तर में क्या होता है? स्मृति स्तर होता है प्राथमिक शिक्षा के बालक, प्राथमिक शिक्षा के बालकों को दिया जाता है। प्राथमिक जो कक्षा होती है, प्राथमिक कक्षा के बालकों को ये शिक्षण करवाया जाता है। कौन सा? स्मृति स्तर। सुनिए क्या होता है इसमें अध्यापक द्वारा बालक को इस तरीके से अधिगम करवाया जाता है कि बालक पुनः जब वो उसका स्मरण करता है तो उसकी स्मृति में, उसके मस्तिष्क में पुनः वो ही बातें लौट कर आती हैं। कि जब किसी ऐसे तरीके से शिक्षक है वो अधिगम करवाता है कि जब बालक होता है वो उसका पुनः स्मरण करता है अपने मस्तिष्क में, तो उसकी स्मृति ऑटोमेटिक वैसे के वैसे आ जाती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, देखो कि एक बालक को कै कबूतर लिखना सिखाया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के बालकों को स्मृति स्तर का शिक्षण करवाया जाता है। कै कबूतर लिखना सिखाया जाता है तो उसे पहले सिखाया जाएगा कि गोला बनाइए, एक अंडा बनाइए, उसके बाद यहाँ इसके डंडा लगाइए और इसके एक पूंछ लगा दीजिए और सिर लगा दीजिए। ये क्या बन गया? बालक को कबूतर बन गया है। अब कबूतर बन गया, उसको सिखाया गया गोला बनाइए, डंडा लगाइए, पूंछ लगाइए, सिर लगा दीजिए और ये से कहते हैं कै कबूतर। बालक को सिखा दिया। अब बालक जब इसका पुनः स्मरण करेगा तो सोचेगा, उसके मस्तिष्क में ये चित्र आएगा कि वाकई में देखो पहले गोला लगाया, वो जब सीखेगा तो वो गोला बनाएगा, डंडा लगाएगा, पूंछ लगाएगा, सिर पे ऐसे कैसे माता ये लगा देगा। तो ऐसे क्या कबूतर बन गया? कै कबूतर बन गया। तो बालक को इस तरीके से इस स्तर में अधिगम करवाया जाता है कि बालक पुनः मस्तिष्क में जब सोचे, पढ़े, उसका रिवीजन करे तो उसकी स्मृति में पुनः वो लौट के आ जाए। बालक को सिखाया जाता है एक कम में एक, दो व दो, 3 4 5 6, ऐसे। तो बालक फिर चिल्ला चिल्ला के बोलता है 1 2 3 4 5 6। ऐसे बालक क्या होता है जब वापिस अपने मस्तिष्क में आता है तो उसकी स्मृति में ऑटोमेटिक वो रील घूमने लग जाती है। तो बालक को इस तरीके का अध्ययन करवाया जाता है, बालक को इस तरीके से अध्ययन करवाया जाता है कि बालक जब मस्तिष्क में सोचे तो उसकी स्मृति में पुनः वो अधिगम किया हुआ वापस रिवीजन हो जाए। तो ये तो कौन सा होता है? स्मृति स्तर, यानी स्मृति में उसके मस्तिष्क में पुनः वापस आ जाए, जैसा पढ़ा है वैसा का वैसा। ये देखो बोध स्तर का होता है, ये होता है माध्यमिक स्तर पर। ये कहां पर होता है भाई? माध्यमिक स्तर पर होता है, माध्यमिक स्तर पर। यहां क्या होता है? यहां देखो बालक को शिक्षक के द्वारा उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। अधिगम कैसे करवाया जाता है? उदाहरणों के माध्यम से। यहां बालक को उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणों के
माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है, उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। जैसे आपको कोई नदी पढ़ाई जा रही है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो उदाहरण बताएंगे। देखो बालको, खंडेला की पहाड़ियां होती हैं और खंडेला कहाँ पर है, सीकर में है। उदाहरण देके बताएंगे, देखो सीकर में है और सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं और खंडेला की पहाड़ियों से वहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। यानी बालक को बोध करवाया जाता है, एक पहाड़ी बनाई जाती है यहाँ पर और इस पहाड़ी से फिर क्या किया जाता है, नदी का उद्गम करवाया जाता है और उसका क्या बहाव क्षेत्र बताया जाता है। तो ऐसे बालक को जब उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो क्या होता है, बोध स्तर, बालक उसका बोध कर सके, उसको पहचान सके उस बात को। आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई जा रही है तो सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जाएगा कि उसमें इस प्रकार के हमें अवशेष मिले हैं, ऐसा मानव रहा करता था, व्यापार वाणिज्य इस प्रकार का हुआ करता था। तो उसे उदाहरण देकर बताया जाएगा कि आज जैसे आप गांव में घी किसी को देते हो और किसी से अनाज ले आते हो, आप किसी को घी दे रहे हो और वो अगला अनाज दे रहा है, तो ऐसी बालको व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उदाहरणों के माध्यम से कहां समझाया जा रहा है, बोध करवाया जा रहा है। तो बालक सोचेगा कि वाकई में आज भी ऐसी व्यवस्था है, पहले भी ऐसी व्यवस्था थी। बालक को बताया जाएगा कालीबंगा सभ्यता में हमें नालियों के अवशेष मिले। आप देख रहे हो ना बालक, आप रास्ते से आए थे तो सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी, तो बालक को बोध होगा वहां पर कि हाँ आज भी नालियां बनी हुई है। ये किस लिए बनी हुई है, ये पानी के बहाव के लिए, गंदा पानी के निकास के लिए बनाई। तो बालक क्या करेगा, वहां पर बोध करता है, वहां सीखता है वहां पर। सुनिए, अब ये कहां पर होता है, ये होता है उच्च स्तर पर। ये कहां पर होता है भाई, उच्च स्तर पर। ये उच्च स्तर पे, ये देखो प्राथमिक, ये माध्यमिक स्तर पे, ये उच्च स्तर पे। यहां जब बालक अनुसंधान करता है, देखिए बालक जब अनुसंधान करता है, अनुसंधान मतलब जब भी सीखता है तो वह बालक तर्क वितर्क के साथ सीखता है, तर्क वितर्क करता है, तर्क वितर्क करता है मतलब प्रश्न करता है, जवाब देता है, इस तरीके से अनुसंधान। और जो उसकी जिज्ञासा होती है, जैसे आपकी जिज्ञासा है कि हमें ये बताया जाए कि सूर्य कैसे बना है, ये इसका प्रकाश हमारे तक कैसे पहुंचता है, ये किस से बना हुआ है, या एक तारा है या कोई ग्रह है, किस किस से बना हुआ है। जैसे एक मकान बना हुआ है उसी तरह के क्या सूर्य भी बना हुआ है। तो वहां पर अनुसंधान का विषय आता है, रिसर्च का विषय आता है, तर्क वितर्क किया जा रहा है। और बालक को जब तर्क वितर्क के माध्यम से उसका अध्ययन करवाया जाता है तो उसकी मौलिक जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि सूर्य किससे बना हुआ है, तो वो जिज्ञासा क्या की जाती है, पूरी की जाती है। तो यहाँ पे अनुसंधान किसके माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ बालक को तर्क वितर्क करवाया जाता है, बालक को सोचने के लिए कहा जाता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या, बताइए बालकों, आप बताइए अपने स्तर पे ऐसा होता है क्या। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, 272 सीटों पर बहुमत आता है और मान लो किसी भी पार्टी के पास 272 नहीं है और मैं कह दूं कि 272 किसी के पास भी नहीं है, तो बताओ बालकों, आप सोच के बताओ कि क्या सरकार बन सकती है क्या। तो आप सोचोगे वहां पर कि क्या सरकार बन सकती है क्या, तो आप सोचकर बताओगे कि गुरुजी बन सकती है यदि दो दल आपस में गठबंधन कर ले। तो आपस में जब किसी भी एक दल या एक दल से अधिक बहुत सारे दल भी मिलकर गठबंधन कर ले, 272 सीटें बना ले, तो वहां पर सरकार बन सकती है। तर्क आपने क्या किया, वहां पर चिंतन किया है, वहां पर सोचा है कि वास्तव में क्या किया जा सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये चिंतन स्तर, यहाँ पर बालक को चिंतन करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, वहां तर्क वितर्क करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, यहाँ उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, यहाँ इस प्रकार का अध्ययन करवाया जाता है कि बालक पुनः अपनी स्मृति में लेके आए तो वो बातें पुनः उसकी स्मृति में लौटकर आ जाए, इस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है। तो ये 3 प्रकार का सामाजिक अध्ययन में क्या होता है, शिक्षण के स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर दिया हंट ने, बोध स्तर दिया मॉरिसन ने और स्मृति स्तर दिया हर्बर्ट ने। अब अगला देखिए इसमें क्या है, देखिए अपन देखेंगे शिक्षण के चरण। अब देखते हैं शिक्षण के चरण, बड़ा शानदार टॉपिक है और मैं कहूंगा कि जो भी साथी देख रहा है इस क्लास को वो कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा आपको लग रहा है, और वीडियो को शेयर भी करना, आप स्टेटस पे भी लगाना, और नया साथी वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ग्रुप में शेयर करना। देखो अब शिक्षण के चरण पढ़ेंगे, शिक्षण के चरण,
शिक्षण के चरण। अब देखिए इसमें शिक्षण के चरण क्या होते हैं, देखो है ना, चरण के 3 प्रकार होते हैं। शिक्षण के चरण के 3 प्रकार, 3 प्रकार देखिए। एक तो क्या होता है, देखिए 3 प्रकार में बड़ा शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं और प्रश्न यहां से बन जाता है। देखो यहां से प्रश्न बन जाता है, चाहे कोई भी हो परीक्षा। इसमें देखिए नंबर 1 स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। एक होता है आश्रित चर, एक कौन सा होता है, आश्रित चर, और एक होता है यहां पर मध्यस्थ चर। एक कौन सा होता है, मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर। देखो यहां पर आप पढ़े शिक्षण के कितने चर होते हैं, शिक्षण के 3 प्रकार के चर होते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक मध्यस्थ चर। देखो तीनों के बारे में और उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मध्यस्थ चर है, कौन सा आश्रित चर है, कौन सा स्वतंत्र चर है। देखिए सामाजिक अध्ययन में स्वतंत्र चर किसको माना जाता है, शिक्षक को माना जाता है। शिक्षक, शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, ये शिक्षक है, स्वतंत्र चर है। यहां आश्रित किसको माना जाता है, भाई आश्रित माना जाता है छात्र को, बालक को, बालक छात्र या विद्यार्थी एक ही बात है, विद्यार्थी, इसको क्या माना जाता है, आश्रित। अब मैं समझाऊंगा इसको कैसे। मध्यस्थ में किसको माना जाता है, पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम, और आप कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष। देखिए इसको क्या माना जाता है, मध्यस्थ। स्वतंत्र चर, देखो इसमें क्या होता है, जब शिक्षक, यहां पर स्वतंत्र चर में क्या है कि शिक्षक अपनी ही योजना के अनुसार, अपने ही तरीके से स्वतंत्र होकर जब अधिगम करवाता है, उसमें बालक का कोई रोल नहीं होता है, बालक एक निष्क्रिय रूप में होता है। जब शिक्षक अपनी योजना के द्वारा स्वतंत्र होकर और कोई भी योजना बनाकर और उसके तहत अधिगम करवाता है, तो इसका मतलब शिक्षक क्या है, यहां पर स्वतंत्र चर है। शिक्षक जब स्वयं अपनी योजना के अनुकूल, अपनी योजना के अनुकूल अधिगम करवाता है, क्या करवाता है भाई, अधिगम करवाता है, करवाता है, तो वह बात क्या हो गया कि दूसरे का किसी के अंडर में नहीं रहता, वो स्वतंत्र होकर अपनी योजना बनाता है। कैसे, स्वतंत्र होकर, किसी दूसरे के समावेश नहीं होता है उसकी योजना में, स्वतंत्र होकर खुद अपनी योजना बनाए। जैसे मैं मेरी योजना बना रहा हूं कि कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं। तो यह शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र। आश्रित चर, देखो आश्रित चर कौन होता है, छात्र, बालक या विद्यार्थी। यानी शिक्षक के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार जब बालक अध्ययन करता है, शिक्षक की योजना पर, शिक्षक के अधिगम पर जब बालक निर्भर रहता है, बालक कुछ नहीं कर सकता, जैसा शिक्षक ने बताया वैसा उसने ग्रहण कर लिया, तो बालक तो किसके ऊपर आश्रित है, शिक्षक के ऊपर। अर्थात बालक क्या है, अपने आप में आश्रित है। जब भी बालक, जब छात्र शिक्षक की योजना अनुसार अधिगम करता है, अधिगम करता है, तो बालक शिक्षक पर आश्रित है। तो बालक शिक्षक अर्थात पाठ्यक्रम पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, यहां पे आश्रित चर कौन हो गया, छात्र हो गया। मध्यस्थ चर क्या है, देखिए शिक्षक अधिगम करवाता है, बालक अधिगम करता है। क्या होता है, शिक्षक तो अधिगम करवाता है, पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप क्या है, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, मेरे ऊपर आश्रित, तो आप तो सुन रहे हो मेरे से और मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, लेकिन मध्यस्थता क्या है, पाठ्यक्रम तो है ना, पाठ्यक्रम कौन सा है, मैं शिक्षण के चर पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ। आप 3rd ग्रेड का, रीट का, 2nd ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल ही तो पढ़ रहे हो। मैथ की शिक्षण विद्या नहीं पढ़ रहे हो आप संस्कृत की शिक्षण विद्या नहीं पढ़ रहे हो, आप हिंदी की नहीं पढ़ रहे हो, आपका जो निश्चित पाठ्यक्रम है उसी को तो मतलब पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ मध्यस्थ है। और ये कक्षा कक्ष है मेरे पास में, ये कक्षा कक्ष, क्योंकि आप घर से चलकर आए, कक्षा कक्ष में आए और फिर यहाँ से आप अधिगम करके लेके गए। तो मध्यस्थ चर कौन होता है, पाठ्यक्रम या कक्षा कक्ष होता है।
तो यहाँ बाल को पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र चर कौन है, शिक्षक होता है, आश्रित चर कौन है, आश्रित चर है बालक, छात्र या विद्यार्थी, और मध्यस्थ चर कौन है, पाठ्यक्रम। इसके माध्यम से ये नहीं है, देखो इसी को तो बालक ग्रहण करता है और अध्यापक इसी को तो पढ़ाता है, पाठ्यक्रम को तो पढ़ा रहे हैं, और बालक किसको ग्रहण कर रहा है, पाठ्यक्रम को ग्रहण कर रहा है। तो मध्यस्थ चर क्या है, बीच वाला चर क्या है, कि पाठ्यक्रम हो गया। तो सुनिए, देखो ये 3 शिक्षण के क्या होते हैं, चर होते हैं साथियों। अगला देखिए, बहुत शानदार टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। पुनः मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट जरूर करना, बड़ा सारा कमेंट किया करो। क्यों, जब मैं भी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं तो आप भी कमेंट बड़े बड़े किया करो। देखो डरते क्यों हो, सामाजिक अध्ययन के टीचर बनने जा रहे हो। सामाजिक अध्ययन का टीचर तो सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज को सुधारने की, उस पे एक अच्छा नागरिक बनाने की उस पे क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। देखिए शिक्षण के सोपान, शिक्षण के सोपान, यहां से प्रश्न बनता है। सोपान कितने हैं भाई, वो ही 3 है। शिक्षण के सोपान भी कितने हैं, 3 है। शिक्षण के सोपान 3, एक तो कौन सा है, देखिए 3 शिक्षण के सोपान है। इसमें निधानात्मक है, निधानात्मक शिक्षण, एक है उपचारात्मक, या आप कहें इसको क्या, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण का सोपान। और तीसरा है साथियों मूल्यांकन। तीसरा कौन सा है, मूल्यांकन। यहां से देखो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा शिक्षण के सोपान कितने हैं, 3 हैं। निधानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण का सोपान और मूल्यांकन। देखो इसमें क्या होता है और कब होता है, ये देखो इसका देखो प्रश्न बड़ा अच्छा बन के आता है, और मैं उसी चीज को समझाने जा रहा हूं आपको। देखो निधानात्मक, देखो शिक्षक के द्वारा, देखो इसमें क्या है, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण से पूर्व, शिक्षण से पूर्व बालक की समस्याओं को जानकर या बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसके अनुकूल अधिगम करवाना। देखो बहुत शानदार सिंपल सी भाषा लिखी है मैंने। देखो ये निधानात्मक कब होता है, शिक्षण हो नहीं पा रहा है। अभी जैसे आप बालक आए, सारे के सारे कक्षा में आ गए, मैं आ गया, मैंने शिक्षण प्रारंभ नहीं किया, मैं आपके पूर्व ज्ञान के स्तर को जानूंगा कि आपका नॉलेज कितना है, आप कितनी पकड़ कर सकते हो। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे मान लो आपको ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं ज्वालामुखी के बारे में आपका पूरा ज्ञान देखूंगा, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। यानी शिक्षण से पूर्व कौन से सोपान आता है, शिक्षण करवाया नहीं गया है, प्रश्न आता है शिक्षण से पूर्व किया जाने वाला शिक्षण का सोपान कौन सा है, निधानात्मक। इसमें बालक की जो समस्या है उसके पूरे ज्ञान का कारण जान लिया जाता है। निदान का मतलब यहाँ पे कारण जान लिया जाता है, निदान का मतलब उपचार नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, शिक्षण से पूर्व बालक के पूर्व ज्ञान का कारण जाना जाता है, और उसके बाद में क्या करवाया जाता है, अधिगम करवाया जाता है। क्या करवाया जाएगा, अधिगम करवाया जाएगा। तो ये कौन सा होता है, निधानात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक देखो कब होता है, उपचारात्मक ये शिक्षण के दौरान होता है। जब शिक्षण, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अभी तो चल रहा है कंटिन्यू, अब यहां पर आपकी जो भी समस्या थी उसका मैं क्या कर रहा हूं, उपचार कर रहा हूं। शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बीच में कौन सा होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसमें देखो आप अच्छे से याद रखना इसमें कि ये देखो इसमें क्या होता है कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, छात्रों की आवश्यकता
यहाँ पे क्या हो गया कि शिक्षण के बीच में छात्रों की आवश्यकता अनुकूल ज्ञान देना याद रखना, शिक्षण के बीच में। और ये क्या होता है, शिक्षण के मध्य में होता है, ये शिक्षण के मध्य में होता है। याद रखना, ये शिक्षण से पूर्व होता है, ये शिक्षण के मध्य में होता है। जैसे अभी बीच में चल रहा है ना, वो वाला। मूल्यांकन शिक्षण के उपरांत, शिक्षण के उपरांत देखो क्या है कि जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया और उसके बाद में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, उसका मैं मूल्यांकन कर रहा हूं कि बालकों को कितना समझ में आया। तो ये शिक्षण के उपरांत किया जाने वाला सोपान है कौन सा, मूल्यांकन। भाई जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली और लास्ट में आपका मूल्यांकन किया जाए, कितना पढ़ा है बालकों, बताइए। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई शिक्षण के ये सोपान कितने होते हैं, मैं पढ़ाकर बंद कर देता हूं और बंद करने के बाद में मैंने पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछता हूं बताइए शिक्षण के सोपान कितने हैं, तो मैं कहता हूं बाल को खड़े होकर बताओ, तो हाथ खड़ा करोगे आप और मैं पूछूंगा, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा सोपान को प्रयोग कर रहा हूं, मूल्यांकन का। तो इस शिक्षण के उपरांत किया जाने वाला क्या है, सोपान है, किया जाने वाला सोपान। इसमें क्या किया जाता है, होता क्या इसमें कि बालक को जो अधिगम करवाया गया है उसका क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है। बालक को जो अध्ययन करवाया गया है उसका क्या किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। बालक को जो अध्ययन करवाया गया है, जो मैंने पढ़ाया है, उसका लास्ट में मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन में इसको मिटा दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए शिक्षण के सोपान कितने होते हैं। तो निश्चित रूप से आप वहां मैं देखूंगा कि कौन से बालक को कितना अधिगम हो पाया है या नहीं हो पाया। तो शिक्षण के उपरांत किया जाने वाला मूल्यांकन, और शिक्षण से पूर्व किया जाने वाला निदानात्मक, शिक्षण के मध्य में किया जाने वाला उपचारात्मक। ये हो गए शिक्षण के कितने, 3 सोपान हो गए। तीनों सोपान आप सभी को समझ में आ गए होंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि शिक्षण के बारे में यहां से कितनी ही बार क्वेश्चन बन चुका है। अगला जो बिंदु मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखना, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, है ना। देखिए एक विद्वान था एडम्स, इसने कहा कि शिक्षण की प्रक्रिया है वो द्विध्रुवीय है। कितने ध्रुवीय बताइए, द्विध्रुवीय। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, द्विध्रुवीय है। देखो क्या बताया इसने, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, द्विध्रुवीय, जिसमें द्विध्रुवीय में एक तो कौन सा बता दिया, शिक्षक, एक तो कौन सा बता दिया, शिक्षक, और एक कौन सा बता दिया, छात्र विद्यार्थी, एक कौन सा बता दिया, छात्र या विद्यार्थी। देखो शिक्षण की प्रक्रिया को कितने बताया, द्विध्रुवीय बताया। याद रखना एडम्स ने शिक्षण की प्रक्रिया को द्विध्रुवीय बताया है, जिसमें एक ध्रुव तो कौन सा है, शिक्षक, और एक ध्रुव कौन सा है, छात्र। दो द्विध्रुवीय बता दिया। अब इसके आगे का देखिए, एक विद्वान है जॉन डीवी, दार्शनिक भी था। देखो दार्शनिक है जॉन डीवी, ये क्या था, मैन रूप से दार्शनिक था। ये दार्शनिक कई बार प्रश्न पूछ लिया गया, मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्री है, राजनीतिक विज्ञान का है, तो ये क्या है अपने आप में, जॉन डीवी दार्शनिक है। इसने देखो शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बताया, शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है, वापे त्रिध्रुवीय होती है। और एडम्स ने कितने बताई, द्विध्रुवीय, और ये क्या कहता है कि त्रिध्रुवीय होती है। कौन कौन सी होती है, देखो यहां पे ये बता रहा है, देखो बड़े इस तरीके से शंकु आकार में बताता है, और ये कहता है देखो त्रिध्रुवीय में एक ध्रुव तो कौन सा है, शिक्षक, एक कौन सा बता रहा है, शिक्षक, एक बता रहा है कि छात्र विद्यार्थी, एक कौन सा है, विद्यार्थी, और एक कौन सा बता रहा है, पाठ्यक्रम, एक कौन सा बताया है, पाठ्यक्रम। देखिए 3 ध्रुव, 1 2 और आपके 3 ध्रुव, और एडम्स ने कितने बताए,
दो ही बताए थे। एडम्स कहता है कि केवल दो होते हैं, एक तो कौन सा होता है, शिक्षक होता है, और एक कौन सा होता है, छात्र होता है, विद्यार्थी होता है। एडम्स के अनुसार दो है और जॉन डीवी के अनुसार कितने हैं, त्रिध्रुवीय है। तो यहां से प्रश्न बना है, आप याद रखना। देखो यहां से इस प्रश्न को बिल्कुल एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपके किसी के भी, देखना कि त्रिध्रुवीय किसने बताया, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी अपने आप में एक दार्शनिक था और शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बताया इसने। तीनों ध्रुव आप याद रखना, पहला शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा कौन सा है, पाठ्यक्रम। साथियों आज के सेशन में हमने बहुत शानदार तरीके से शिक्षण के सोपान सीखे हैं, इसके स्तर सीखे हैं, साथ में इसके उपचार सीख लिए हमने तीनों, और साथ में आज इसके ध्रुवीय व्यवस्था सीख ली है। तो अगली क्लास में पुनः हम शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्यों के विषय में अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक आपसे मैं विदाई लेता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और अपने स्टेटस पे जरूर लगाना, क्योंकि मुझे इससे क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, संबल मिलेगी, और मुझे लगता है कि आप ऐसा सब करोगे। नया साथी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।